अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है, घर में प्लम्बर क्या आया, तकदीर ने अजब खेल रचाया, नादिया, तनवीर और जुर्म की दुनिया। केस है बहावल नगर का। बेटे की खुशी रास ना आई, जैकबाबाद के मुख्तार अली का केस। पुलिस कब तक मुल्जिमान को तहफ्फुज देगी? रेप के 2 मुल्जिमान, जिनके सामने इंसानियत कुछ न ईमान। मजलूम साजिदा के केस का फॉलो अप ननकाना साहब से। आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। बहावल नगर का रिक्शा ड्राइवर सईद अहमद, जिसकी शादी नादिया बीबी से हुई थी, मगर 8 साल बाद ही उनमें जुदाई हो गई। लेकिन क्यों? आइए देखते हैं इस केस का अहवाल। पाकिस्तान के शुमाल मशरिक में वाक़े है पंजाब का जिला बहावल नगर। जिला बहावल नगर 5 तहसीलों और 31 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल है। इसी बहावल नगर के मोहल्ला फारूकाबाद का रिहायशी था मोहम्मद सईद उर्फ रशीद अहमद। वो घर की गाड़ी चलाने के लिए रिक्शा चलाता था। 2003 में उसकी नादिया बीबी से शादी हुई थी, जिसके बाद वो फारूकाबाद में घर किराए पर लेकर रहने लगे। 1 साल बाद उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम मैमूना है। घर की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। शादी को 5 साल गुजर चुके थे। एक रोज घर का नलका खराब होने की वजह से नादिया ने अपने शौहर सईद से प्लम्बर बुलाने का कहा। वो उस वक्त रिक्शा ले जाने की तैयारी कर रहा था। उसने प्लम्बर का काम कल कराने का कहा और रिक्शा लेकर चला गया। सईद के रिक्शा लेकर जाने के बाद अभी नादिया दरवाजे पर ही खड़ी थी कि वहां से उनके मोहल्ले में रहने वाले प्लम्बर तनवीर अहमद का गुजर हुआ। उसने उसे आवाज देकर बुलवाया ताकि खुद ही ये काम करा सके। तनवीर आया, उसने नादिया की बात सुनी और औजार लाने का कहकर चला गया। उसने करीब ही मौजूद अपनी दुकान से औजार उठाए और सईद अहमद के घर पहुंच गया, जहां थोड़ी ही देर में उसने नलका बदल दिया। इसी दौरान नादिया उसके लिए चाय लेकर आ गई। दोनों ने बैठकर चाय पी और कुछ देर बातों के बाद मोहल्लेदारी की वजह से तनवीर बिना मजदूरी लिए दोबारा दुकान पर चला गया। नादिया की बेटी मैमूना 2 साल की हो चुकी थी। सईद रात को जब रिक्शा चलाकर घर वापस आता तो अपनी बीवी और बेटी के लिए खाने की ढेरों चीजें लाता। वो तीनों मिल बैठकर खाते, गपशप लगाते और सो जाते। नादिया को जब भी घर में किसी काम के लिए जरूरत पड़ती तो वो तनवीर अहमद को मोबाइल पर फोन करके बुला लेती और वो भी खुशी खुशी उसके तमाम काम कर देता और कभी ना नहीं करता। मगर तनवीर अहमद का इस तरह अपने घर में आना जाना सईद को पसंद नहीं था। इसी बात पर हंसते बसते घर में दोनों मियां बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े रहने लगे और घर का माहौल खराब होने लगा। उनकी बेटी मैमूना अब 8 साल की हो चुकी थी। एक रोज दोनों के दरमियान घर में इतनी शदीद लड़ाई हुई कि टेंशन की वजह से सईद अहमद की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद करीब ही रहने वाले उसके भाई को आकर उसे समझाना पड़ा। यूं घर में हालात कुछ साजगार हुए। 30 जुलाई 2011 रात 11 बजे सईद अहमद रिक्शा चलाने के बाद घर आया।
نادیہ اسی کے انتظار میں بیٹی کے ساتھ چارپائی پر لیٹی تھی۔ رکشے کی آواز سن کر وہ اٹھی۔ باہر کا دروازہ کھول کر اس نے میاں کا استقبال کیا اور اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں نادیہ کمرے میں سعید احمد کو کھانا دے کر اس کے لیے چائے لینے چلی گئی۔ ابھی اس نے کھانا ختم نہیں کیا تھا کہ نادیہ چائے لے آئی، جسے پینے کے بعد دونوں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور باتیں کرتے کرتے رات کے پچھلے پہر نیند آنے پر سو گئے۔ صبح 7 بجے سعید کی بیٹی میمونہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو کر باپ سے خرچی لینے اس کے پاس آ کر اسے اٹھانے لگی، مگر لاکھ جتن کے باوجود سعید نہ اٹھا۔ بیٹی نے قریب ہی دوسری چارپائی پر لیٹی بے خبر ماں کو اٹھایا۔ نادیہ نے اٹھ کر میمونہ کی بات سنی اور سعید کو اٹھانے کی اپنی سی کوشش کی، مگر وہ نہ اٹھا۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ سعید بے ہوش ہے، مگر اس وقت اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی جب اسے محسوس ہوا کہ سعید احمد کی سانس نہیں چل رہی۔ نادیہ نے شوہر کی یہ حالت دیکھی تو دھاڑے مار کر رونے لگی۔ سہمی اور گھبرائی ہوئی میمونہ قریب ہی رہنے والے اپنے تائے اور تائی کو لینے چلی گئی۔ جلد ہی میمونہ ان کو لے کر آ گئی۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بے سدھ پڑے دیکھا تو اس کی ہمت جواب دے گئی، جبکہ اس کی بیوی اپنی دیورانی نادیہ کو حوصلہ دینے لگی۔ جیسے جیسے گھر والوں کو پتہ چلتا رہا وہ سعید احمد کے گھر آتے رہے۔ کل تک جو گھر خوشیوں سے بھرا تھا آج وہیں پر صفے ماتم بچھی تھی۔ سعید احمد کے بھائیوں اور تمام رشتہ داروں کے آنے پر اس کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ سعید کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو خود غسل دینے کا پروگرام بنایا، مگر بھائیوں نے غسل دینے کے دوران ایک ایسی حقیقت دیکھی جس نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ سعید احمد کی گردن کے ایک جانب خون جمع ہونے کے واضح نشانات موجود تھے، جسے تمام بھائیوں نے محسوس کیا۔ شک ہونے پر اس کی بیوی نادیہ بی بی کو بلا کر پوچھا گیا، مگر وہ تو اپنے میاں کے اس طرح جدا ہونے پر پہلے ہی غم سے نڈھال اور کچھ بتانے سے قاصر تھی۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے سٹی تھانہ بہاول نگر میں فوراً درخواست دی گئی۔ میں موقع تے فوری طور تے چلا گیا، میرا تفتیشی اکمل فاروق بھی گیا۔ جس وقت میں جا کے چیک کیتا میں محسوس کیتا کہ اس آدمی نے کپڑا دے گلے دے وچ پا کے تے ماریا۔ وہ پھر سرے دست جڑا سی انہوں نے کسی تے کوئی شک نہیں سی۔ وہ ناش جڑی اساں پوسٹ مارٹم واسطے پلوا دیتی۔ اسی دوران اساں اپنی تفتیش جاری رکھی کہ آیا یہ جڑا واقعی مرڈر ہویا ہے یا نہیں، کیونکہ میڈیکل رپورٹ جڑی سی وہ انہوں نے دینی سی کیمیکل رپورٹ تے، لیکن میرا ذہن یہ تسلیم کر رہا سی کہ اس بندے کا مرڈر کیتا گیا ہے۔ سعید احمد کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ اسپتال بھیجنے کے بعد پولیس نے حالات و واقعات کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ دوران تفتیش اساں نادیہ جڑی دی بیگم سی سعید دی متوفی جڑا ہے اس نوں انٹیروگیٹ کیتا۔ انہیں انکشاف کیتا کہ انہوں مارن والا جڑا ہے وہ ایک تنویر ہے کمار، وہ دے نال مل کے میں ماریا۔ انہوں نے وہ جس وقت سانو یہ چیزاں سارے کو کلیئر ہو گئی اساں یہ مقدمہ 302 درج کر دیتا۔ مزید جڑی تفتیش ہے وہ جاری ہے۔ نادیہ نے یہ سب کچھ اپنے من کی پیاس بجھانے کے لیے آشنا کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ میرے ناجائز تعلقات سے اور تنویر سے میں شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے رشید کو اس کا گلا گھونٹا۔ حقائق کا پتہ چلنے پر نادیہ کے ساتھی ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا، جس نے اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا، نادیہ نے ناجائز تعلقات سے سر تے میں نے شادی کرنا چاہیے، اس وقت رشید کو سعید نے سزائے موت ملتی ہے۔ دونوں کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ نہ نادیہ نے تنویر کو ورغلایا
और ना ही तनवीर ने नादिया को, बल्कि अकेले में पराए मर्द का घर में आना बन गया इस जुर्म का बहाना। ये मनाजिर हैं सईद अहमद के सफर आखरत पर रुखसत होने के। भाई के मरने की थाने में इत्तला देने वाले सईद के भाई का कहना है, दोनों मियाँ बीवी अलग अलग नाल नाल मंजी ते सोए सी। इसने पहले नशावर चीज़ां खिला के उस तो बाद जेड़ा ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ और आदमी नाल है मौजूद है। उस साथी का दबा के गला और जिस टाइम डेथ हो चुकी है, फौत हो चुका है, उस टाइम साथी दौड़ गया है। सईद के घर वाले उसे याद करते हुए कहते हैं, बहुत प्यार करते थे हम उसे। उन्होंने हमें हमारी ऐसी शाख तोड़ी है जो जिंदगी भर कभी नहीं आबाद होगी। छोटी सी बच्ची उन्होंने यतीम कर दिया। छोटा भाई था और छोटा देवर था, बहुत अच्छा था, बेकसूर को मारा गया। हमें ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमें इसी तरह सजा दी जाए जिस तरह उसको घूट कर मारा। बेटे को कातिलों ने बड़ी सख्त से सख्त सजा दी है और इनको जल्दी इनको सख्त सजा दी जाए। दोनों मुल्जिमान नादिया और तनवीर अब जेल में हैं। मैमूना अब अपने बाप के खून से हाथ रंगने और घर को बर्बाद करने वाली अपनी माँ नादिया और उसके आशना तनवीर अहमद की इबरतनाक सजा के इंतजार में है, ये जानते हुए भी कि इसी माँ ने उसे अपनी कोख से जन्म दिया है। उसे अब इसी माँ से खौफ आता है। मेरे पापा के कातिलों को सख्त से सख्त सजा मिली जाए और जैसे जल्दी पकड़ा वैसे जल्दी ना सजा दी जाए। ऐसे वाकयात के पीछे अक्सर गुर्बत और किरदार की कमजोरी का तसलसल नजर आता है। अपने घर के माहौल का ख्याल रखिए और अपनी इस्लाह कीजिए ताकि आपका घर और ये माशरा ऐसे वाकयात से महफूज रह सके। ब्रेक के बाद देखिए, बेटे की खुशी रास ना आई, जैकबाबाद के मुख्तार अली का केस। पुलिस कब तक मुल्जिमान को तहफ्फुज देगी? सिंध और बलोचिस्तान के बॉर्डर पर वाक़या तहसील थल के गांव का रिहायशी मुख्तार शादी की तकरीब में जा रहा था। उसके साथ ऐसा क्या वाक़या हुआ कि जिस पर थाना गड़ी हसन में दर्ज हुई FIR। आइए देखते हैं इस केस का अहवाल। जिला जैकबाबाद सिंध और बलूचिस्तान के संगम पर वाक़े है। ये शहर 1847 में ब्रिगेडियर जनरल जॉन जैकब ने बसाया था और आज तक उसी के नाम से मंसूब है। 2010 में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने यहाँ तालीम के फरोग के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कायम करने का ऐलान किया है। जैकबाबाद जनूबी एशिया का गर्म तरीन शहर भी कहलाता है, जहाँ जून में दर्जाए हरारत 49 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये सिंध का एक पसमानदा इलाका है जहाँ मुख्तलिफ कबाइल काफी तादाद में आबाद हैं। इस जिले में लोग अभी तक कारोकारी जैसी फरसूदा कबाइली रस्मों और रिवाजों के गुलाम हैं। न सिर्फ ये बल्कि यहाँ जराइम की शरह भी ज्यादा है। इसी जिले की तहसील ठल के गांव अब्दुल रहमान कनरानी में रहता है बलोच खानदान से ताल्लुक रखने वाला सीधा साधा हबीबुल्लाह के घर उसके बेटे मुख्तार ने जन्म लिया तो हबीबुल्लाह की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने मुख्तार की परवरिश बहुत नाजों से की और मैट्रिक तक तालीम दिलाई। मुख्तार अली ने मैट्रिक के बाद नौकरी के लिए इलाके के सरदारों, जागीरदारों और वडेरों के बंगलों के बेशुमार चक्कर लगाए, मगर उसे कहीं कामयाबी ना हुई। आखिर थक हार कर उसने खेती बाड़ी में अपने वालिद का हाथ बटाना शुरू कर दिया।
वो जमीन पर मेहनत मुशक्कत के अलावा घर में मौजूद गाय भैंसें भी संभालने लगा। जब मुख्तार की उम्र 18 साल हुई तो हबीबुल्लाह ने उसकी शादी धूमधाम से करके अपने तमाम शौक पूरे किए। मुख्तार के घर 5 बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। एक दिन इन्हीं के कनरानी कबीले के कुछ लोगों ने हबीबुल्लाह की ज़रई जमीन पर असलहे के जोर से कब्जा करने की कोशिश की। मुख्तार अली ने गांव के पुलिस स्टेशन में इस वाकये की रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस की मदद से कब्जा छुड़वा लिया। यहीं से शुरू हुई एक दुश्मनी। हबीबुल्लाह की ज़रई जमीन पर कब्जा करने वाले गिरोह का सरगना राजी खान था, जबकि उसके साथ शामिल थे अब्दुल रहमान, अनवर, हाजी खान, अब्दुल करीम और मोहम्मद रहीम। मुख्तार अली की तरफ से जमीन का कब्जा वापस लिए जाने के बाद ये सब लोग प्लानिंग करने लगे दोबारा जमीन पर कब्जा करने की, मगर उनकी राह में खड़ा था मुख्तार अली, जो मैट्रिक पास होने की वजह से थाने कचहरी के अहवाल से वाकिफ भी था और वो उनसे मदद लेना भी जानता था। और यही बात राजी खान को पसंद नहीं थी। वो चाहता था मनमानी करना। 1 अप्रैल 2011 मुख्तार अली और उसके तमाम घर वालों को करीबी गांव में रहने वाले रिश्तेदारों की तरफ से शादी की दावत मौसूल हुई। मुख्तार अली, उसकी वालदा दरिया खातून और बड़ी बहन मारवी, तीनों ने शादी में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। 10 अप्रैल 2011 बरोज इतवार शादी की तारीख थी। मुख्तार अली ने अपनी मोटरसाइकिल को धोकर दुल्हन की तरह सजाया और नए कपड़े पहनकर खुद भी तैयार हो गया। उसकी वालदा और बहन भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो चुकी थीं। सुबह 11 बजे तीनों मोटरसाइकिल पर बैठकर शादी में शिरकत के लिए निकले। अभी वो कुछ ही दूर नौवाह के मुकाम पर पहुंचे थे कि वहां मुख्तार के इंतजार में अपने साथियों के साथ खड़ा था राजी खान। मुख्तार की मोटरसाइकिल करीब पहुंचते ही उन्होंने उसे घेर लिया। मोटरसाइकिल पर बैठी उसकी मां और बहन को उतारकर एक तरफ किया और क्लाशनकोफ से फायरिंग करके उसे मौके पर हलाक कर दिया। मुख्तार मोटरसाइकिल जैमें इंसान नंढा बचड़ा होया, जैमें मां हुयसि, भेण हुयसि, गॾु हुयसि, उहा ज्यादा होया मां भेण के मना परे करे मुख्तार अहमद के कत्लाम करे हलिया रहे। मुख्तार अली की जान से खेलने के बाद तमाम मुल्जिमान ये कहते हुए, देख लो लोगों, आज हमने बूढ़े हबीबुल्लाह का चूल्हा गुल कर दिया, अब हमें जमीन पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकेगा। मौके वारदात से फरार हो गए। मकतूल मुख्तार की बूढ़ी मां और बेवा बहन अपने सामने कत्ल होने वाले मुख्तार की मैयत पर सर पीटती और राह चलते लोगों से मैयत घर तक पहुंचाने के लिए मदद मांगती रहीं, मगर उनकी मदद को कोई ना आया। उसी रोज मुख्तार अली के छोटे भाई जाफर अली की तरफ से थाना गढ़ी हसन में इस वाक़े की FIR दर्ज करा दी गई। लेकिन थाना गढ़ी हसन की पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बजाय उल्टा उन्हें प्रोटेक्शन देना शुरू कर दी, जिसका फायदा उठाकर मुल्जिमान सिंध का बॉर्डर पार करके बलोचिस्तान की हदूद में चले गए। इन तमाम मुल्जिमान में से सिर्फ एक राजी खान अभी तक गिरफ्तार हो सका है। इसमें यह है कि अप्रैल के महीने में ये FIR दर्ज हुई थी, उसमें एक बंदा राजी जो है वो गिरफ्तार हुआ है, उससे आला कत्ल भी बरामद हुआ है, वो जेल में है। बकाया उसमें जो 4-5 बंदे हैं वो भागे हुए हैं बलूचिस्तान की तरफ। तो वहाँ बलूचिस्तान में जाने के आपको पता है बॉर्डर पे ही है वो थाना, तो वहाँ परमिशन के लिए लिखा गया था। आज का पता चला है कि शायद परमिशन पहुँची है, तो जैसे परमिशन पहुँचेगी तो फिर हम बलूचिस्तान पुलिस से कोऑर्डिनेट करके वहाँ उसमें रेड करेंगे। वो घर जो कभी खुशियों से भरा होता था, आज वहाँ चूल्हा भी नहीं जलता।
مارکی کرن آس سرداری کی قرآن کندو اللہ کندو میڈیا والے کو تو قاتلین کے سچ کبھی ہم گرجا کرن کی سزا دے اللہ قرآن بدھے تو پھانسی حقدار ہو جائے تو نوجوان ووٹ آتا جو رستے دے میں ماری قتل کر گھر کے تمام افراد سراپا احتجاج بنے ہوئے پولیس کے رویے سے نالاں ہیں۔ مختار علی کا 11 سالہ بڑا بیٹا معشوق علی والد کے قتل اور اس کے جانے کے بعد گھر کے حالات بارے کہتا ہے۔ بیوہ خوش تھے قاتلات تو خوش تھے پھجی بھی پھجی خوش تھی بس شور جیسے نکل گیا میں ننڈ کا بھی بیوہ بھی میں کھیت والی مزے ہمیشہ دے شور ہر کوئی گھر کو دیگا چین بدلہ ہمیشہ شور بس۔ مختار کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے اس کا محلے دار عزیز اللہ بھی بھاگ دوڑ کرنے اور تمام کوششیں بے نتیجہ ہونے کی وجہ سے انتہائی مایوس ہے۔ پرانے تکرار زمین جو ہوئے وہ خیر تھی ہو سردار پان میں خیر کرے وہ ختم تھی ہوا ان کو بعد میں نہ ٹھا کرے ناراضی جے کرے وجہ مٹرن جے گاہ تے یا پون تے ہیڈے وڈے ان جے نہ ظلم کرے ان کے روڈ تے ॿार अचनि सूदे उनखे क़तल करे भॼी विया। पुलिस ॾे वियासीं पुलिस खे रिपोर्ट ॾिनो पुलिस असांजे मदद लाइ न उथियो आहे अञा बि उन्हनि ॾे वियो आहे जल्दी तव्हां मुड़ुसु मारियो आहे हितां लॾे वियो तव्हांजे मथां ज़ोरो आहे न तव्हांखे गिरफ़्तार कंदासीं उन्हनि खे टपड़ खणाए रोड जे भिक सां थाणे जे भिक सां वेठा लॾायूं बलूचिस्तान ॾे रवानो करे छॾियऊं। असां लाचार थी बेवस्ती वेही रहिया असां बलूचिस्तान वरी DP साहिब ॾे वियासीं SP साहिब ॾे वियासीं DIG वटि वियासीं सभिनि ॾे वियासीं दरख़्वास्तां लिखियोसीं वरी बि सुविधा ॾियूं चई असांखे परमिशन न आहे उन जे लाइ बि मां परमिशन वञी कराची खां वरितो आहे वरी वञी कोटिया खां वरितो आहे हिन महिल ताणी कोई बि न वियो आहे न उथियो बि आहे असां वेठा आहियूं असां कोई गौर न आहे असांजे सदर साहिब खे बि इहो अर्ज़ु आहे असांजो सुप्रीम कोर्ट खे भी इहो अर्ज़ु आहे असांजे कातिलनि खे गिरफ़्तार करे उन्हनि खे सज़ा ॾियनि हिन मज़लूमनि जो हक़ इंसाफ़ थी वञे। मुख्तार का बूढ़ा बाप अपने बुढ़ापे के सहारे और खानदान के दुलारे को याद करता रहता है। मुख्तार की बेवा बहन अपनी बेबसी का रोना रोते हुए कहती है, मुख्तार के बूढ़े वालिद की आंखों से आंसू कभी खुश्क नहीं होते। उसका रोना देखकर पत्थर दिल इंसान भी दिलगीर हो जाता है। एक तरफ उसके नातवा कंधों पर पूरे खानदान का बोझ है तो दूसरी तरफ जवान बेटे की मौत का जख्म जो शायद कभी न भर सकेगा। SP मूसा RPO लाड़काना और DPO जैकबाबाद से अपील करता है कि वो बूढ़े हबीबुल्लाह के जवान बेटे के इस केस में नामजद मुल्जिमान को बलूचिस्तान पुलिस के ताउन से फौरी गिरफ्तार करें ताकि इस गरीब खानदान को फौरी इंसाफ मिल सके और मुजरिमों को इबरतनाक सजा। ब्रेक के बाद देखिए रेप के 2 मुल्जिमान जिनके सामने इंसानियत कुछ न ईमान। मजलूम साजदा के केस का फॉलो अप ननकाना साहब से। ननकाना साहब के गांव चक 641 गाफबे में हुआ था एक लड़की साजदा का रेप। पुलिस फाइल ने आपको दिखाया था इस केस का अहवाल। आइए अब देखते हैं इस केस में होने वाली पेशरफ्त, मगर पहले आपको दिखाएंगे इस केस की चंद झलकियां। ननकाना साहब जहां है सिखों का एक मुकद्दस मजहबी गहवारा,
اس کا ایک نواحی گاؤں ہے پنسیاں والا. یہ حدود ہے پولیس تھانہ بڑا گھر کی. اسی گاؤں میں رہتے ہیں 2 شیطان جن کے لیے نہ انسانیت کوئی چیز ہے نہ ایمان. یہ گاؤں کی خوبصورت لڑکیوں پر نظر رکھتے ہیں, ان کو دیکھ کر جملے کستے ہیں اور کبھی کبھی نوبت پہنچتی ہے 10 درازی تک. ان دونوں میں سے ہے ایک نام محمود احمد, دوسرا ہے سجاد عرف شہزاد. یہ اس کا ملازم ہے. یہ سنبھالتا ہے محمود احمد کی رنگ رلیوں کا سارا انتظام اور اس طرح گاؤں میں ہے بدنام. گاؤں بھر کے لوگ ان کی حرکتوں سے تنگ تو آ جاتے ہیں مگر ان کے ڈر کی وجہ سے شکایت نہیں کرتے. محمود اور شہزاد اس کے بھائی بند پہرے داروں کے گھر جاتے اور ان کے گھر والوں کو خوفناک انجام کی دھمکیاں سناتے تاکہ وہ ڈر جائیں اور پہرے داری کے لیے رات کو نہ آئیں. اسی دوران گاؤں کی کسی نہ کسی لڑکی کو رات کی تاریکی میں گھر سے اٹھایا جاتا اور ہوس کا شکار بنایا جاتا. علاقے کا پولیس تھانہ بڑا گھر چپ چاپ سب دیکھ رہا تھا. اس نے نہ چوری ڈکیتی کی تحقیق کی نہ ریپ کیسوں کی تفتیش. وجہ محمود اور اس کے بھائی بندوں سے یارانہ تھا. وہ علاقے میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے علاقے کی پولیس کو ساتھ ملائے رکھتے. محمود احمد دور کا رشتہ دار ہے محمد صدیق کا. صدیق رہتا ہے محمود کے گھر کے عین سامنے. ایک دن جب محمود اپنے اوباش دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا شراب کی محفل جمائے, صدیق محمود کی حویلی کے سامنے سے گزرا. اس نے محمود کے باپ کو کہا کہ وہ اسے شراب سے منع کرے. اس کے باپ نے محمود سے بات کی تو محمود صدیق کا دشمن بن گیا. کوئی اسے شراب کباب سے منع کرے یہ اسے ہرگز قبول نہیں تھا. صدیق کی بڑی بیٹی ساجدہ بلوغت کی عمر کو پہنچ رہی تھی. محمود احمد ساجدہ پر بری نظر رکھنے لگا تھا. 3 مارچ 2011 رات قریباً 12 بجے محمود احمد کے ملازم شہزاد نے اس کے گھر کی چھوٹی سی کچی دیوار باندھی اور اندر داخل ہو کر کنڈی کھول دی. محمود بھی گھر میں داخل ہو گیا. نہیں پتا کتھروں دی آئے تھے کتھے اچانک انہوں نے میرے منہ دے اتنے کپڑا پا لیا, منہ بھی کٹ لیا, گلا بھی دبایا تے چھت تے لے گئے. اتوں محمود چھت تے کھڑا جڑا نوکر ہے انہاں دا انہوں تھلوں نے پھڑایا لمکا کے تے اپنی بیٹھک چ لے گئے. ساجدہ بستر پر موجود نہیں تھی. صدیق نے پریشانی میں ساجدہ کے نہ ہونے کا شور مچا دیا. اسی دوران کچھ لوگوں کو محمود کے گھر سے ایک لڑکی کی چیخوں کی آواز آئی. لوگوں نے اس کے گھر کی طرف دوڑ لگائی اور دروازہ دھڑ دھڑانے لگے. کھڑکی سے اندر جھانکنے پر صدیق کو شک ہو گیا تھا کہ ساجدہ یہی ہے. پہلو جاستی محمود نے کی تھی, بعد چ انہاں دے نوکر نے کی تھی. ڈراوا دندے سی گھر جا کے نہیں نہ رہنا, آکھنا کوئی ہور سی, مار دیاں گے اگر گھر جا کے تو دسیا تھا. صدیق اور اس کے گھر والے ملزمان کی جانب سے ملنے والی دھمکیوں کی وجہ سے 2 دن گھر میں محصور رہے. گھر سے باہر نکلنے سے ڈرتے رہے اور رپٹ درج کرانے سے دور رہے. پھر یہ درخواست لکھی گئی بنام علاقہ مجسٹریٹ اور کرایا گیا ساجدہ کا میڈیکل چیک اپ. میڈیکل رپورٹ میں اس بات کی تصدیق ہوئی کہ ساجدہ ایک نابالغ لڑکی تھی اور اسے ہوس کا نشانہ بنایا گیا ہے. پولیس کہتی ہے کہ تلاش جاری ہے مگر صدیق پر ایک ایک لمحہ بھاری ہے. علاقے والے کہتے ہیں کہ ملزمان مفرور نہیں ہیں, وہ یہی ہیں. محمود کے بھائی اور باپ بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. پولیس انہیں پکڑتی نہیں. اس گاؤں کے لوگوں کو انصاف کون دے گا؟ پولیس فائل نے آپ کو دکھایا تھا اس کیس کا احوال. آئیے
अब देखते हैं इस केस में होने वाली पेशरफ्त। दुनिया न्यूज ने डीपीओ ननकाना डॉक्टर हैदर अशरफ से राब्ता किया तो उन्होंने दुनिया न्यूज के प्रोग्राम की तारीफ की और बताया, इस खबर के बाद हमने काफ़ी प्रॉम्प्ट एक्शन किया था। एक मुलज़म जो है वो वहाड़ी से गिरफ्तार हुआ, दूसरे मुलज़म ने अपनी जमानत करवा ली है और उसको भी अब शामिल तफ्तीश कर रहे हैं। साजिदा के बाप ने भी कहा कि अब पुलिस हमसे ताउन कर रही है और उसने दुनिया न्यूज का शुक्रिया अदा किया। टीवी तो चलन तो बाद पुलिस वालों का साडे नाल तावन हो गया। शफाक साहब ने बड़ी मदद की, दोनों मुलज़म फड़े ने। टीवी वालों का सारों का शुक्रगुजार करने सानू इंसाफ मिलना चाहिए। मुहल्लेदार ने कहा कि मुलजिम पकड़े जाने के बाद भी धमकियों से बाज नहीं आया। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। डीपीओ ने कहा कि इंसाफ जरूर मिलेगा मगर उसका हुसूल सब्र आजमा है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि इस केस को मेरिट पे फाइनलाइज करें, लेकिन मेरिट पे फाइनलाइज करते हुए हम आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें दोनों पार्टीज़ की बात सुननी होती है, एक्यूज़्ड की भी और कंप्लेनेंट की भी। उसमें दोनों पार्टीज़ की बात सुन के जो फैक्ट्स होंगे टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी हम उसको इंशाल्लाह ताला मेरिट पे डिसाइड करेंगे। साजिदा जैसी कई लड़कियां और उनके लवाहिकीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। एसपी मूसा ऐसे मुकदमात अपने प्रोग्राम पुलिस फाइल में लाता रहेगा आपके सामने ताकि मजलूम को इंसाफ मिल सके। ब्रेक के बाद देखिए आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। पुलिस फाइल में आपके लिखे गए खतूत को शामिल करने का सिलसिला जारी है। यह खत हमें लिखा है रावलपिंडी से थाना न्यू टाउन के अहले इलाका ने। क्या लिखते हैं वो, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश है कि मोहल्ला बाबा यूसुफ शाह, इलाका थाना न्यू टाउन में मंशियात सरेआम फरोख्त हो रही है। कई बार हम इलाका के मकीन इन मंशियात फरोशों के खिलाफ दरख्वास्तें दे चुके हैं मगर बेसूद। जो भी दरख्वास्त इन मंशियात फरोशों के खिलाफ लेकर थाने जाता है, थाना न्यू टाउन का SHO उसे थाने में बंद कर देता है। ये लोग थाने को 1 लाख महाना देते हैं। मंशियात से हमारी नस्ल तबाह हो रही है और कानून बजाय जुर्म को रोकने के मुजरमों की मददगार है। जो लोग इस इलाके में मंशियात फरोख्त करते हैं उनके खिलाफ दूसरे थानों में भी मुकदमा दर्ज हैं। मजीद ये कि इन लोगों के ताल्लुकात डकैतों, चोरों और कार चोरों के गिरोह से भी है। इनके मेल मिलाप की खबरें सारे इलाके में आम हैं। मेहरबानी फरमाकर हमारा मुकदमा अरबाब इख्तियार तक पहुंचाएं ताकि हमारी नस्ल जुर्म की लानत से बची रहे। अवाम का पुलिस पर एतमाद बहाल होगा तो सिर्फ इस सूरत में जब अवाम को फौरी और सस्ता इंसाफ उनकी दहलीज पर मिले। एसपी मूसा डीपीओ रावलपिंडी से अपील करता है कि वो इस मामले का फौरी नोटिस लें ताकि मंशियात फरोशों के इस गिरोह के कारोबार को फौरी रोका जा सके और नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाया जा सके। ये दूसरा खत हमें लिखा है मोहल्ला मिस्री खान हाफिजाबाद से हाजी गुलाम हुसैन ने। क्या लिखते हैं हाजी गुलाम हुसैन, आइए देखते हैं। मेरे अकलौते बेटे नईम जावेद के पास शाहजोर PK 9898 डाला था और वो किराए पर सामान ले जाता था। 1 अप्रैल को कुछ लोगों ने फ़ोन करके जेहलम कुछ सामान ले जाने का कहा। मेरा बेटा उनके साथ चला गया। उसको रास्ते में नशा आवर चीज़ पिलाकर बेहोश कर दिया गया और नामालूम मुकाम पर ले जाकर कत्ल कर दिया गया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आया। बाद में डोमेली मोड़ के पहाड़ों से नीचे गिराया और लाश उसकी 1 दिन बाद मिली। एक चरवाहे ने लाश देखी और मुकामी लोगों को इत्तला दी। गांव के चौधरी ने डोमेली पुलिस को बताया जो आकर लाश ले गई। उन्होंने 1 दिन लाश अपने पास रखी और लावारिस करार देकर दफन कर दिया। अखबार में खबर शाया कर दी गई। हम खबर पढ़कर शक की बुनियाद पर वहां गए और तस्वीर देखी जो मेरे बेटे की थी।
قبر کشائی کر کے اس کی لاش حافظ آباد لا کر دفن کر دی گئی۔ اب میں روز حافظ آباد پولیس اسٹیشن کے چکر لگاتا ہوں۔ 3 مہینے 20 دن گزر گئے، مجھے انصاف نہیں ملا۔ پولیس بہانے بنا کر چلتا کر دیتی ہے۔ حاجی غلام حسین کے اکلوتے جوان بیٹے کو چھین لیا گیا اور پولیس خاموش ہے۔ کیوں؟ ایس پی موسیٰ ڈی پی او حافظ آباد سے اپیل کرتا ہے کہ وہ حاجی غلام حسین کے بیٹے کے اس کیس کا فوری نوٹس لیں تاکہ مجرموں کو عبرتناک سزا دی جا سکے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے کوئی ناانصافی یا آپ گواہ ہیں کسی جرم کے تو خاموش مت رہیے، بولیے، اپنی کہانی سنائیں، ایس پی موسیٰ کو بتائیں۔ ہمیں ایس ایم ایس کریں، PF لکھ کر سپیس دیں، اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں بھیج دیں، یا ہمیں ای میل کریں۔ ہمارا ایڈریس ہے policeFile@dunianews.tv۔ آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے پروگرام پولیس فائل، PO باکس نمبر 500 لاہور۔ اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی پولیس فائل کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ایس پی موسیٰ اور اس کی انویسٹیگیشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔